एक सवाल यहाँ पर ऑडियंस में हमारे बीच से हमारे मेहमानों के लिए पूछिए। मेरा नाम जानवी है। मेरा ये सवाल है कि इस बिल के पास होने से हर वर्ग की महिला को कैसे इक्वल पार्टिसिपेशन मिल सकता है? कोई भी जवाब दे सकता है आप में से इसका। विजय जी जवाब दे दें। जी, इस बिल में 33% रिजर्वेशन पूरी सभी महिलाओं को दिया गया, उसमें कोई खास स्पेसिफिक नहीं किया गया, तो हर वर्ग की महिला उसमें आ सकती है। इसको थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। अभी सब जो लोग हैं इसके बिल के विरोध में जो लोग बात कर रहे हैं वो कहते हैं कि सो कॉल्ड परकटी महिलाएं, नेताओं की बीवियां, ऑफिसर्स की बीवियां आएंगी, तो वो ज़माना बदल गया। जब ये 96 में बिल आया था ना, तब थोड़ी बात इस हद तक थी। अभी क्या हो रहा है कि पिछले 20 साल में, 25 साल में हमारा जो पंचायतों का चुनाव है, नगर पालिकाओं का चुनाव है, लोकल बॉडीज़ का चुनाव है, उसमें 15 लाख, समझते हैं आप नंबर, 15 लाख महिलाएं नेतृत्व कर रही हैं, लीड कर रही हैं। और वो महिलाओं ने एक नई नेतृत्व की पीढ़ी तैयार की है। जब ये रिजर्वेशन होगा तो उन्हीं महिलाओं में से पार्टीज को अपना रिप्रेजेंटेशन चुनना पड़ेगा, अपने नेता चुनने पड़ेंगे जो विधानसभा का चुनाव लड़े, लोकसभा का चुनाव लड़े, और उसमें उन सभी जातियों का, सभी हिस्सों का समावेश होगा। इसलिए ये कहना कि केवल अफसरों की बीवियां, नेताओं की बीवियां केवल वो आएंगी, और वो यदि ये तर्क है तो फिर तो अभी ये वाला भी चुनाव बंद कर देना चाहिए। यहाँ भी अभी डिनेस्टी चल रही है बहुत सारी। सर, मेरा नेम दीप्ति है और मेरा आपसे ये सवाल है कि ओवैसी जी हर जगह महिला अधिकार के बारे में बात करते हैं, लेकिन जब हमारा ये बिल पास हुआ महिला अधिनियम वाला, तो उन्होंने अगेंस्ट में क्यों वोट करा? विजय जी। बहुत सही सवाल है और ये सवाल महत्वपूर्ण है, लेकिन ओवैसी जी ने बाद में सफाई दी। जो उन्होंने एक तरह से बड़ी राजनीतिक जो समझदारी उनकी रही होगी कि भाई वो मुस्लिम वोट के लिए, उन्होंने साफ किया कि हमने जो वोट दिया है वो महिला बिल के खिलाफ नहीं दिया। महिला बिल में मुस्लिम महिलाओं को और ओबीसी महिलाओं को शामिल नहीं किया गया, उसकी वजह से ये वोट दिया। लेकिन मैं इसको बहुत कोई समझदारी वाला नहीं मानता। ओवैसी को जब पूरा देश, जब आपने देखा कि 454 वोट वहाँ पर मिले, और जो दल बिल फाड़ रहे थे एक जमाने तक, जो महिला विरोध कर रहे थे महिलाओं के आरक्षण को, वो सब भी लोग आ गए। तो उनको हिंदुस्तान के जो मौजूदा पीढ़ी है उसको समझना चाहिए कि किस तरह से ये काम हो सकता है। और उनके 2 वोट से उनको पता भी था कि वो नहीं होगा, लेकिन वो अपनी पॉलिटिक्स के लिए, कि जो एक माइनॉरिटी पॉलिटिक्स है, उसमें अपनी बात को रख सके कि भाई हमने तो इनके लिए विरोध किया था। ये बात है, और मुझे नहीं लगता कि कोई एक बड़ा फ़ायदा उनको इस वोट से के लिए होगा। हालांकि वो मुस्लिम पॉलिटिक्स करते ही रहे, माइनॉरिटी पॉलिटिक्स करते रहे, लेकिन देश में जो महिलाएं हैं वो उनको बहुत अच्छे से लेंगी, ऐसा मुझे नहीं लगता। मेरा सवाल ये है कि जैसे यहाँ पर मैं युवा पीढ़ी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो युवा पीढ़ी में काफ़ी जने हैं जिनको उतना नहीं महत्वपूर्ण लगता है कि रिलीजन में क्या चल रहा है, पर ज़्यादा महत्वपूर्ण इस चीज़ को वो देते हैं कि हमारे फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज़ एंड हमारी फ्यूचर में जॉब ग्रोथ, जॉब मार्केट, इन सब में क्या होगा। तो इसमें क्या क्या चीजें, आप नरेंद्र मोदी को किस किस्म का नेता मानती हैं? जो रिलीजन पर ज्यादा ध्यान देते हैं या जो फ्यूचर की ओर देखने वाले नेता हैं? फ्यूचर की ओर देखने वाले नेता हैं डेफिनेटली। देखिए, अपने देश की जो राजनीति है ना, चुनावी पॉलिटिक्स की बात करते हैं, क्योंकि मैं सिर्फ चुनावी बिजनेस से जुड़ा हूँ तो इसी की बात करते हैं। अपने देश की जो चुनावी पॉलिटिक्स होते हैं उसमें भी एक सेक्शन है लगभग 15 से 20% का, वो फ्लोटिंग वोट करते हैं। वो फ्लोटिंग वोट में युवा आ जाते हैं जो शहरों में बैठ के डिसाइड करते हैं, उनको को चुनाव के टाइम में डिसाइड करते हैं। उन लोगों को ना इस सब तरह की इशू अफेक्ट करते हैं, वही लोग चुनाव बनाते भी हैं, वही लोग चुनाव जिताते भी हैं। उसमें चुनाव के आसपास जो दिखते हैं कि कौन सा ऐसा नेता है जो जॉब की बात कर रहा है, कौन पॉजिटिव कैंपेन कर रहा है, कौन किस तरह की पॉलिसी लेके आ रहा है, वही चुनाव जीतता है। आप पिछले 15-20 साल का इतिहास उठा के देख लिए, कोई भी नेता नेगेटिव पॉलिटिक्स क्या, नेगेटिव कैंपेन क्या, तो कोई भी चुनाव नहीं जीता। इनका सवाल है, आपने कभी किसी सर्वे में इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की कि आज देश के नौजवान के लिए उसका धर्म या धर्म इन जनरल क्या कोई विषय है, कोई मुद्दा है? देखिए, ये तो हकीकत है अपने देश की राजनीति की कि धर्म से जुड़े हुए लोग, अभी आपने देखा कि 52% जो हिंदू वोट कंसोलिडेट हुए हैं वो तो एक इशू है ना, या 84% जो मुस्लिम कंसोलिडेट हो रहे वो तो एक इशू है। अदरवाइज आप देखेंगे, जैसे मैंने अभी कहा, जो एक लाभार्थी वर्ग जो लगभग 60-70 करोड़ लोगों का जो तैयार हो चुका है, उसमें मुस्लिम भी तो है ना, तो फिर वो क्यों ना उस इशू को छोड़ के बीजेपी के लिए वोट करती है। तो धर्म एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो मेरे ख्याल से खूबसूरती भी है, चाहे बदकिस्मती। एक सवाल और लेंगे, फिर मुझे अगला आंकड़ा दिखाना पड़ेगा। पूछिए। नमस्ते सर, मेरा नाम सयम है। मेरा क्वेश्चन वुमेन रिजर्वेशन बिल से रिलेटेड है। सर, ये जो बिल पास हुआ है, आगे जाके इस पे एक्ट होगा, तो सर इससे क्या साउथ और नॉर्थ डिवाइड हो सकते हैं? क्या ऐसा कुछ हो सकता है? मैं इस पर बात करता हूँ।
एक तो ये कि इस बिल से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला जो लोग समझ रहे हैं, उसकी एक बड़ी वजह है डिलिमिटेशन, कि डिलिमिटेशन होगा तो साउथ में जो है फर्क पड़ेगा, वो ज़रूर बात है, क्योंकि डिलिमिटेशन आबादी के हिसाब से होता है कि आबादी कितनी है उस पर सीटें बढ़ेंगी। तो साउथ में जो भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है वहाँ पर आबादी उस रफ्तार से नहीं बढ़ रही जो उत्तर भारत में बढ़ रही है। तो उत्तर भारत की आबादी बढ़ने का फ़ायदा उनको सीटों में बदलता हुआ दिखेगा, और इसी वजह से 2002 में भी वाजपेयी सरकार ने ये जो लॉक किया था कि 2026 तक डिलिमिटेशन नहीं हो, वो उसकी वजह यही थी कि वो एक बड़ा विरोध बढ़ रहा था। लेकिन बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि 850 सीटें हो जाएंगी, 543 से 850 के करीबन हो जाएगी। ये जरूर है कि वहाँ पर 25% सीट बढ़ रही है, यहाँ पर 40% के करीबन उत्तर भारत में बढ़ रही है। लेकिन सनातन पर सौरभ जी एक बात मैं करना चाहता हूँ जी सर। और जो उन्होंने मैडम ने बात की कि अपने युवाओं के धर्म को लेकर, सनातन पर बात यह है कि कोई भी धर्म हो, मैं समझता हूं कि उस पर किसी तरह की अपमानजनक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, चाहे वो सनातन को लेकर बात हो रही हो, चाहे वो माइनॉरिटी को लेकर बात हो रही हो, मुसलमानों को लेकर बात हो रही हो। इसमें एक ब्लैंकेट वो होना चाहिए बैन कि इस तरह की बात नहीं हो और उसे हेट स्पीच के तौर पर देखा जाए। लेकिन क्या हो रहा है कि राहुल गांधी जी मंदिर जाते हैं, जनेऊ पहनते हैं, ये सब कर रहे हैं, और उनका नुकसान क्या हो रहा है, उनकी पार्टी को हो रहा है कि कमलनाथ जी छत्तीसगढ़ वहाँ पर मध्य प्रदेश में बजरंगबली का वो बना रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं, धाम बना रहे हैं, उनके दबाव में आके इंडिया गठबंधन की जो रैली है भोपाल में कैंसिल करनी पड़ती है उनको, क्योंकि वो समझते हैं कि सनातन को गाली देने वाले लोग यहाँ मंच पर आएंगे तो उनका नुकसान होगा। पॉलिटिकल नुकसान फायदा तो अलग बात है, लेकिन इस तरह का बात से बचना चाहिए, और इसके लिए जो लीडरशिप है उसे सख्त तरीके का रवैया अपनाना चाहिए। बिल्कुल ठीक। वो कांग्रेस ने भी नहीं अपनाया, और रमेश बिधूड़ी को लेकर भी हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने उस तरह से नहीं किया। लेकिन ये नहीं है कि केवल धर्म से चुनाव जीते जा रहे हैं। यदि ऐसा होता तो 2014 से 282 से 303 सीटों पर नरेंद्र मोदी नहीं आते, क्योंकि वो वोट एस्पिरेशन का वोट है, डेवलपमेंट का वोट है, उसमें बड़ा हिस्सा वो भी है। नहीं, जैसा इन्होंने इनकी नजर में नरेंद्र मोदी क्या है उन्होंने बताया, फ्यूचर की तरफ देखने वाला नेता मानती है हाँ, तो नौजवान उसकी के तौर पर। वजह से नरेंद्र बड़ा मोदी हैं जो फिर आपके लिए काशी कॉरिडोर पर भी काम कर रहे हैं, राम मंदिर भी बनवा रहे हैं, वो उज्जैन में भी काम कर रहे हैं। लेकिन केवल उससे काम नहीं चल रहा। वो मैं कह रहा हूं कि एक व्यक्ति जो है वो पुरातन भी लेकर चल रहा है, आपकी संस्कृति भी लेकर चल रहा है, और भविष्य भी लेकर चल रहा है। जी, एक जरूरी बात, रमेश बिधूड़ी ने जो कहा उसको हम लोगों ने कल कहानी कुर्सी के में भी और अलग से भी बार बार ये कहा, अभी भी कह रहे हैं, वो संसद में रहने योग्य नहीं है उस बयान के बाद। नमस्कार सर, मेरा नाम मुस्कान है। सर, मेरा सवाल ये है कि जैसे एक इंटरव्यू में अगर दो औरतें आखिरी पड़ाव तक पहुंच जाती हैं, एक जनरल कैटेगरी से और एक शेड्यूल कास्ट कैटेगरी से, दोनों एजुकेशन के मामले में सेम है, दोनों में क्वालिटी सेम है, तो वो किसको ऊपर रख के जॉब देंगे? क्योंकि आरक्षण तो दोनों पे लगेगा ना। ये तो टेक्निकल चीजें नहीं, क्लियर कर दीजिए इनके लिए। ये देखिए बड़ा स्पष्ट है, आपके कॉलेज में आपकी नौकरियों में जो आरक्षण है जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा। वहां महिलाओं के लिए अलग से कोई आरक्षण नहीं, वहां शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए आरक्षण है, तो वहां तो ये खत्म हो गया। अगर आप ये वाले आरक्षण की बात कर रही हैं तो इसमें महिलाओं में भी शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब को उसी अनुपात में आरक्षण दिया गया है जो सामान्य महिला सीट होगी। और अगर आप थोड़ा ज्यादा राजनीति में रुचि रखती हैं तो स्थानीय निकाय और पंचायत के चुनाव होते हैं तो उसमें साफ साफ लिखा होता है कि ये किसके लिए आरक्षित है। महिला अगर सामान्य है तो वो सामान्य के लिए रहेगी, नहीं तो उसके लिए रहेगी। उसमें मार्क्स जैसी चीज नहीं, जो नंबर वाला मसला वो एकदम अलग, वो जस का तस है। ये केवल विधानसभाओं में, लोकसभा के अंदर सीटें आरक्षित करने के लिए है। जी, और कोई? नमस्कार सर, मेरा नाम कनिका भाकुनी है। मेरा प्रश्न आपसे विमेंस रिजर्वेशन बिल के ऊपर है। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि महिलाओं के लिए कानून तो काफ़ी बनाए गए हैं, लेकिन उनके अनुपालन में दृढ़ता कम दिखाई गई है। तो क्या विमेंस रिजर्वेशन बिल लागू होने के बाद ये चीज़ें इग्नोर करी जाएंगी या फिर उन पे दृढ़ता दी जाएगी? पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का मतलब ही ये होता है कि आप सरकार में हिस्सेदारी है। जब बात हम कर रहे हैं आज, ये रिजर्वेशन की बात ही क्यों हो रही है? क्योंकि आज जब रिजर्वेशन नहीं है तो महिलाओं की हर बात के लिए आपको पुरुष सांसद जो है हमारी सरकारों में, हमारे संसद में, विधानसभा में, उनसे मांग कर रहे हैं। जब आप 1/3 वहाँ पर हो जाएंगे, हर तीसरी सीट पर महिला बैठी है, तो उसकी आवाज़ को कोई भी सरकार कैसे इग्नोर कर सकती है? और इसका मतलब ये नहीं कि जो सरकारें आज हैं वो महिलाओं के खिलाफ चल रही है, और वो भी अपना काम कर रही है। इतने बड़े बड़े कानून अभी आए हैं, आपने देखा होगा, निर्भया से लेकर अभी तक जो लगातार बात हुई है। और इसका कुछ दूसरा पक्ष भी होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि महिलाएं आज आ जाएंगी तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा,
1957 में पहली बार सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनी थी। सरोजनी नायडू उससे पहले आज़ादी के वक्त में लड़ाई लड़ रही थी। द्रौपदी मुर्मू हमारे रह गई हैं, प्रतिभा पाटिल हो गई हैं, सोनिया गांधी जी हैं, इंदिरा गांधी रही हैं। तो क्या हिंदुस्तान में औरतों ईरानी ने राहुल गांधी को हरा दिया, स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हरा दिया। तो इसलिए उसकी ताकत जब आएगी, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात हमेशा इसलिए होती है कि जब पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होगा तो सरकार के फैसलों में आपकी भागीदारी बढ़ जाएगी और किसी की हिम्मत नहीं है कि उसे इग्नोर कर सके। नहीं, लेकिन खड़गे साहब ने जो बात कही पार्लियामेंट में भी कि आज सारी पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो ऐसी महिलाओं को चुनती हैं जो कुछ कह ही ना पाए, जो कुछ बोली ना पाए, यानी उनकी अपनी कोई राय ना हो, वो वहां पर अपनी राय इफेक्टिवली रखने वाली महिलाओं को भेजती नहीं है। सर अभी तो बात आरक्षण आ भी जाएगा। त्रिपाठी जी ने अभी बात कही कि स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी जी को हरा दिया और जो देश की सरकार में वित्त मंत्री आपकी उनके पाले एक ऐसी सशक्त महिला पड़ गई है, ये उनका दुर्भाग्य है। सीतारमण वित्त मंत्री है हमारी। और एक जमाने में सीसीएस जो भारत सरकार की सबसे पावरफुल कमेटी होती है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, उसमें दो महिलाएं वित्त मंत्री के तौर पर और विदेश मंत्री के तौर पर, सुषमा स्वराज। ये 70 साल में कभी नहीं हुआ। तो वो भी काम हुआ है और मजबूत मुख्यमंत्री होती है। मायावती जी रही हैं, वो मजबूत मुख्यमंत्री रही हैं। ममता बनर्जी हैं, आज ममता बनर्जी का मुकाबला किसी और मुख्यमंत्री से करके देखिए क्या कमजोर हैं। इसलिए सब लोग इंडिविजुअल लेवल पर अलग होते हैं। और ये खड़गे साहब तो पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि आज उनके पास मौका है कि वो मजबूत महिलाओं को मौका दें। सोनिया जी मजबूत हैं, खड़गे जी मजबूत हैं, आप क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, तो उनके पास ये मौका है कि वो मजबूत महिलाओं को टिकट दें और आगे बढ़ें। विचित्र बात थी कि खड़गे जी पार्टी का प्रेसिडेंट होकर ऐसी बात कह रहे थे। कम से कम वो ये कहते कि हम नहीं करते अपनी पार्टी में, लेकिन उन्होंने कहा सब लोग ऐसा ही करते हैं। जी, इसमें सौरभ, ऐसे आरक्षण से सबसे बड़ा फायदा जो होना है वो यही होना है। ऐसा नहीं है कि आपको वुमेन को एम्पावर्ड करना है, वो एम्पावर्ड हैं। पुरुष मानसिकता को ये समझ लेना है कि आप उस हिसाब से नहीं चल सकते, आप उस हिसाब जिस हिसाब से पहले हैंडल नहीं कर रहे थे, और वो सबसे बड़ा बदलाव आना शुरू होगा ऐसी चीज़ों के तहत। बाकी वुमेन एम्पावरमेंट की बात देखें तो आपको सिर्फ पॉलिसीज बनानी है, ऐसा नहीं है कि उनके एम्पावरमेंट के लिए आपको कुछ अलग से करना है। पुरुष मानसिकता में बदलाव राजनीति में सबसे ज्यादा इस लिहाज से हो जाता है कि पिछले चुनाव की बात करें, जैसा डाटा सौरभ हम लोग बार बार बात कर रहे थे कि 700 से ज्यादा महिलाओं ने चुनाव लड़ा, सक्सेस रेट 14 से 15% था, क्योंकि उनके आगे बढ़ने का रास्ता बहुत मुश्किल है इस पॉलिटिकल सिस्टम में जिसे बदला जा रहा है। नमस्कार सर, मेरा नाम निधि है। पिछले 27 साल में मनमोहन सिंह, अटल जी ने काफ़ी ट्राई करा टू पास दिस बिल, बट ऐसा अचानक क्या हुआ कि लाइक ये बिल पास हुआ तो विपक्ष वगैरह सब एक साथ आ गए। तो आप ये बताएंगे ऐसा क्या हुआ? मेरे और सवाल हैं आपसे। आपको क्या पहले एक का जवाब ले ले, तो दूसरा सोच लो। कोई बात नहीं, अरे हम लोग भूल जाते हैं बोलते बोलते, कोई बात नहीं। जी ठीक है, वो ही पूछे कि भाई इस पर हमने पहले बात की थी कि जो लोग विरोध कर रहे थे वो भी लोग साथ में क्यों आ गए, क्या मजबूरी रही होगी? ठीक है, वो बहुत से लोग और जुड़े होंगे, हर्षवर्धन जवाब दे दें इसका। नहीं, मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण तो यही कि किसी मुद्दे पर आप वहां उस स्थिति में पहुंचा दिए जाएं कि अगर विरोध होगा तो उसके विरोधी दिखेंगे, यानी वुमेन कॉन्स्टिट्यूंसी के, तो भला आप लोगों का विरोधी कौन होना चाहेगा? तो इसीलिए विपक्ष साथ में चला है। और आपको पूछना पूछे छोटा रखिए सवाल ताकि ज्यादा ले सके। पूरी नमस्कार सर, मेरा नाम छवि है। मेरे को आपसे बहुत जनरल सवाल पूछना है। जैसे ये स्टेट्स होती हैं, हरियाणा, राजस्थान और बिहार हो गया, ये उत्तर प्रदेश, यहाँ की वुमेंस को जल्दी से जॉब्स वगैरह के लिए अलाउड नहीं किया जाता। तो मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ, वो वुमेंस ये कोटा, ये जो रिजर्वेशन बिल पास हुआ है, इसको यूज़ कैसे करेंगी जब उनकी, इस पे आपका क्या कमबैक रहता है? नहीं, आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से। आप दिल्ली से हैं, तो मुझे लगता है थोड़ा सा कोशिश कीजिए, एक दिन हरियाणा निकल जाइए, एक दिन यूपी निकल जाइए, तो आपके अगल बगल है। हम लोग उत्तर प्रदेश से हैं, ऐसी बिल्कुल स्थिति नहीं है। कई बार लगता है, हमें एक धारणा बन जाती है कि दिल्ली मुंबई में रहने वाली महिलाएं, जो वहां भी महिला हैं, वो भी उसी तरह से अपना हिस्सा मांगती हैं। और ये पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में जो आएंगी, वहां आने वाली महिलाओं के लिए वो अपने हक के लिए तैयार खड़ी हैं। पार्टियों को मन बनाना है। नमस्कार सर, मेरा नाम रागिनी है। मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2010 में 6 बार ये महिला आरक्षण का बिल पास करने की कोशिश की, पर कांग्रेस ने इसे पूरा नहीं होने दिया। तो उसके बाद दोबारा प्रयास क्यों नहीं किए गए इसे पास करने के लिए? वाजपेयी जी क्यों नहीं पास करा पाए थे? उस वक्त की परिस्थितियां क्या थी, अगर बता सके कोई आप में से? अब समीर जी बता दें। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गठबंधन की सरकार थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने 98 में यह बिल लेके आए थे, 99 में लेके आए, 2002 में लेके आए, लेकिन चूंकि गठबंधन की सरकार थी, एनडीए में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं था।
इसके कारण अटल बिहारी वाजपेयी इस बिल को पास नहीं करा पाए, और यही कांग्रेस के साथ भी हुआ था कि उनके पास बहुमत नहीं था, इसलिए वो लोकसभा में बिल पास नहीं करवा पाई थी। आज भारतीय जनता पार्टी के पास पूर्ण बहुमत है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा शक्ति का भी यह परिणाम है कि वह इस बिल को लेकर आए और उन्होंने इसको पास करवाया। मेरा नाम आंसी है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कांग्रेस हमेशा एक ही चेहरे को क्यों लेके आती है? वो कितनी बार से हार रहे, वो नए चेहरे को क्यों नहीं लेके आती? और किसको लेके आए बताइए? सर यूथ नहीं है जो उसको नए लेके आ आपको सके। कोई और चेहरा दिखाई देता है कांग्रेस में? आ सकते हैं और भी कोई आ सकते हैं। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी का ही चेहरा लेके क्यों आती है? विजय जी जवाब देंगे। विजय जी जवाब देंगे। क्योंकि पार्टी के पास पार्टी ऐसा समझती है कि उनके पास सबसे बड़ा चेहरा वही है, और कांग्रेस में इसी बात का नुकसान उठाना पड़ा कि डिनेस्टी को लेकर बार बार बात होती रही कि गांधी परिवार की वजह से कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा। राहुल गांधी जी का जो पॉलिटिकल करियर है कांग्रेस के रेफरेंस में, उसमें ज़्यादातर बार कांग्रेस को हार का। थोड़ा जल्दी से जोड़ूं, कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बड़ी समस्या इस लड़की का सवाल है कि जो लोग विकल्प देखना चाहते हैं वो भी राहुल गांधी पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, और ये कांग्रेस पार्टी के लिए ज्यादा चिंताजनक स्थिति है। चलिए, मेरे पास समय इतना ही था, इतनी इजाजत दे रहा है। माफी चाहता हूं, माइक तो आप तक पहुंच गया लेकिन टाइम नहीं है मेरे पास। लेकिन चलिए जल्दी से पूछिए, जल्दी। नमस्कार सर, जैसे कि अभी हमने आंकड़े देखे, मेरा नाम निवेदिता है, हमने देखा कि 52% महिलाएं वोट करती हैं, तो ऐसा कोई भी सरकार सत्ता में आने के लिए क्या करे कि जो रिमेनिंग वोट बैंक है वो भी उनको मिले? 52% तो बहुत ज्यादा है इस देश के इतिहास को अगर देखें, ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी बढ़ाएगी, और ये हिस्सेदारी का ही नतीजा है कि जितनी महिलाओं की हिस्सेदारी उन्होंने बढ़ाई है उससे नॉट अबाउट ओनली महिलाएं, ऐसा क्या करे कि जो रिमेनिंग वोट बैंक है वो भी उनको ही मिले? वो तानाशाही हो जाएगी, फिर ऐसा होना नहीं चाहिए। चलिए, आज समय इतना ही था। बहुत जोरदार तालियां बजा दीजिए अपने लिए, आपके लिए। आप स्टूडियो में आए, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। समीर जी, भावेश, विजय जी, हर्षवर्धन जी, देवेंद्र, बहुत धन्यवाद आप लोगों के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।